अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर हुसैन है फ्रॉम चैनल एक्सप्लोरिंग फ़िज़िक्स और उम्मीद करता हूँ कि जो कल आपका MD-CAT UHS का हुआ 2025 का, जो कि 26 अक्टूबर को था कल, उसका फ़िज़िक्स का पोर्शन अच्छा हुआ होगा। आप उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके सलूशन आपके सामने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 127 से फिज़िक्स स्टार्ट होती है। क्वेश्चन 127 को देखें। यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर टी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं डिटेल सोल्यूशन चाह रहा हूँ। आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ये आपने चैप्टर 13 में पढ़ रखा है बुक 2 में। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन इनवर्स होता है। सो बीटा इसका आंसर है बच्चों, केल्विन इनवर्स। अब हो सकता है कोई बच्चा अल्फ़ा में कंफ्यूज हुआ हो कि भाई वो सेल्सियस इनवर्स लिखा हो, तो भाई उसके ऊपर कोई डिग्री सेल्सियस नहीं बना हुआ। एन मुमकिन है वो अल्फ़ा वाला पर कूलम लिखा हो। अगर तो ऐसे लिखा होता ना, डिग्री का सिंबल भी होता, फिर हम कहते कि वो भी टेम्परेचर इनवर्स में लिखा है। लेकिन अगर लिखा भी होता तो हमने ऑब्वियसली प्रेफर करना था ऐसा यूनिट को। तो अभी अल्फ़ा हमें नहीं पता कि वो पर कूलम लिखा हुआ है या पर डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। अगर पर डिग्री सेल्सियस लिखा भी होता तब भी ऐसा यूनिट पर केल्विन को प्रेफर करते। तो इस तरह से ये 127 का आंसर बीटा है। क्वेश्चन 128। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल टू अ हायर पॉइंट। और वर्क डन बाय किसके है? बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के है। बच्चों, एक ऑब्जेक्ट हाइट पर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, mg जो कि होती है। इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है f और d के बीच में, तो वर्क ऑलवेज नेगेटिव। सो क्वेश्चन 128 का आंसर है बीटा, यानी कि नेगेटिव वर्क। क्वेश्चन 129 पर आते हैं। इफ़ टू स्पीकर्स एमिट साउंड एट द सेम फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिकल हैं एंड फेज भी सेम है, मैक्सिमम लाउडनेस, बच्चों मैक्सिमम लाउडनेस वहाँ पर होगी जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ होगी, इंटरफेरेंस जहाँ होगी, जहाँ क्रैश पे क्रैश, ट्रफ पे ट्रफ फॉल करेगी, वहाँ एम्पलीट्यूड्स एड अप हो जाएंगे, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बच्चों आपने कंडीशन पढ़ रखी है कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा यानी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो ऐसी ऑप्शन कौन है? बीटा ऐसी ऑप्शन लिखी हुई है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए। 129 का आंसर बीटा है। क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं। 130। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस फ्लूइड में फॉल करते हुए अटेन कर लेता है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ती। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। और अगर बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या बना? एक्सेलरेशन बना ज़ीरो। सो अब ये बॉडी ज़ीरो एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है। 130 का आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 131। अ 0.5 kg बॉल, हाफ kg मैस है, 1/2 मैस है, स्पीड 6 है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m
वी स्केयर। आप देख रहे हैं अभी तक कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन आएंगे थोड़े कंसेप्चुअली हार्ड, अदरवाइज तो बहुत अच्छा फिजिक्स का पोर्शन था जिसने अच्छे प्रिपेयर कर रखा है, और हमारे स्टूडेंट्स ने मैं जानता हूँ कि उनका बहुत अच्छा हुआ होगा। बाकी मज़ीद कोई बात हुई तो बता देना। हाफ एम वी स्केयर। अच्छा, तो बच्चों 1/2 वैसे ही। अब m जो कि 0.5 है, मैं उसको 1/2 लिखूँगा, क्योंकि फ्रैक्शन में मैं समझता हूँ कि डेसिमल की निस्बत विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना आसान हो जाता है। और v का स्केयर, वेलोसिटी है 6, उसका स्केयर लेंगे 6 का स्केयर तो वो 36 बन जाएगा। सो ये बन गया बच्चों 36 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। सो अल्फा इसका आंसर है। क्वेश्चन 131 का आंसर है अल्फा। क्वेश्चन 132 पर आते हैं। अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब। 132 पर a fluid is flowing through a tube to undergo transition from laminar to turbulent। अगर स्पीड क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाए, क्रिटिकल स्पीड वो मैक्सिमम स्पीड जहाँ तक अब फ्लूइड का फ्लो लैमिनर रहता है, अगर स्पीड उससे ज़्यादा हो जाए तो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। सो 132 में चार्ली आंसर है। ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगा तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी स्पीड पर, एरिया पर, विस्कोसिटी पर, कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसका फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं था, एहतियातन हमने उसको डिस्कस किया था। बहरहाल इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी कि जो लैमिनर फ्लो है वो बिलो क्रिटिकल स्पीड रहता है, क्योंकि स्टोक्स लॉ में आपने पढ़ा है कि स्पीड कम रहेगी तो ये अप्लाई होता रहेगा। तो 32 का आंसर बना बच्चों चार्ली। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। ये पेपर आईडी सी है जो मैंने खोला हुआ है। 33 पर आते हैं। फॉर 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। बच्चों इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस, ये भी पॉजिटिव में Q है 10 कूलम है, ये भी पॉजिटिव में Q है जी 10 कूलम है। अब हमने बताना है फील्ड वीकेस्ट कहाँ होगी। भाई मिड पॉइंट पर होगी। मिड पॉइंट पर फील्ड 0 है। ये हमारी टेक्स्ट बुक 2 पंजाब वाली, उसका पेज नंबर 7, वहाँ पर डायग्राम बनी हुई है। यहाँ सेंट्रल पॉइंट फील्ड फ्री रीजन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पोटेंशियल डबल हो जाता है, फील्ड 0 है। सो मिड वे पर ये फील्ड 0 है। इसका आंसर है बच्चों अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन 134 पर आते हैं। A projectile is launched in air with certain angle, velocity is maximum at। बच्चों लॉन्चिंग और लैंडिंग पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक फुटबॉल को किक करेंगे, जहाँ से लॉन्च करेंगे और जहाँ वो जाके उसका मोशन टर्मिनेट होगा, इन दोनों जगहों पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लॉन्चिंग और लैंडिंग पर। देखें यहाँ लॉन्चिंग लैंडिंग में से कौन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये आ गया ना, लॉन्चिंग पॉइंट। तो यहाँ पर अल्फा इसका आंसर है। यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और लैंडिंग पर भी मैक्सिमम होगी। ऐसा चैप्टर 3 का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। और हाईएस्ट पॉइंट जो होता है यहाँ पर वेलोसिटी Vx हो जाती है, वहाँ मिनिमम होती है। ऐसा भी एक सवाल मैंने देखा है, शायद आ जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 135। If the distance between two charges is halved and magnitude of charges are also doubled, then the force। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है जी, देखें F is equal to K Q1 Q2 divided by R square। तो अब इसके मुताबिक बात देखते हैं। अगर दोनों चार्जेस को डबल कर दिया तो Q1 के साथ भी बच्चों 2 लग जाएगा, Q2 के साथ भी 2 लग जाएगा। न्यूमरेटर में क्या लग चुका है, 4। न्यूमरेटर में एडिशनली 4 आ चुका है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। अच्छा, डिस्टेंस हाफ कर दिया, R के ऊपर स्केयर भी है, तो R को जब मैं हाफ करूंगा स्केयर ऑपरेट होगा तो R ओवर 4 हो जाना है। बच्चों वो 4 भी तो ऊपर आना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है। सो ये 4 भी ऊपर आ जाएगा। हैंस ये फोर्स जो है ये 16 टाइम्स हो जाएगी। डेल्टा इसका आंसर है
16 times. क्वेश्चन 136 को देखते हैं. इफ अ बॉडी हैविंग अ मैस 1 m1 है 2 kg, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है. अप्रोचेज एंड अदर m2 इतना है, स्पीड इतनी है, सेम डायरेक्शन है. रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है जी. रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 4 मीटर पर सेकंड है. ये ओवरलैप हो गया. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बच्चों 4 मीटर पर सेकंड है. और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन बतानी है हमें. आपने इलास्टिक कोलिजन्स के लिए बुक में एक बात पढ़ी कि स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन. नथिंग टू सॉल्व हेयर. बस 4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है, अल्फा आंसर है. हाँ, एक चीज़ यूएचएस को ये आई सजेस्ट करनी चाहिए थी कि इलास्टिक कोलिजन मेंशन करना चाहिए था. लेकिन अगर नहीं भी किया तो आप लोगों ने अपनी बुक 1 में तो पढ़े ही सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के केसेस हैं, ड्राइव ही सिर्फ वो किया है. जो न्यू फर्स्ट ईयर की बुक आई है उन्होंने तो इन इलास्टिक कोलिजन भी किया है, लेकिन जो आप लोग हैं आप लोगों ने तो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन ही किया है. सो स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन. नथिंग टू सॉल्व. अल्फा आंसर है. आंसर है बच्चों अल्फा. क्वेश्चन नंबर 137. If P is the momentum of an object, M is its mass. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला P स्क्वायर ओवर 2m होता है. कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस्ड ही समझ लें. अगर कोई बच्चा भूला हो, जो कि बहुत ही कम उम्मीद है, तो मैं उसके लिए यहाँ लिख दूँ कि आप ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है. 1/2 mv स्क्वायर. अच्छा, अगर मैं इस राइट हैंड साइड को मैस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं और मैस के साथ खुद से डिवाइड भी कर दूं, तो देखें ये क्या बन गया. ये बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. अब m स्क्वायर v स्क्वायर क्या होता है? मोमेंटम का स्क्वायर होता है. तो इस तरह से बच्चों ये बन गया, सॉरी r लिखा गया, ये बन गया p स्क्वायर ओवर 2m. ये लिखा गया p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. ये आपसे पूछा गया और मुझे याद है हमने जो सेशंस किए हैं उनमें हमने इसको बहुत यूज़ भी किया हुआ कैलकुलेशन में. फेमस है वो भी, पास्ट पेपर्स में है वो भी. इस बार शायद उसका सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है. तो मेहरबान रही यूएचएस इस हवाले से आप पर. सो इसका आंसर है बच्चों बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 पर आते हैं. 138 क्वेश्चन हो सकता है इसने आपको थोड़ा किया हो, क्योंकि यहाँ पर यूएचएस ने जो की अपलोड की है उसमें भी अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए हरकत की है. यूएचएस ने इसमें डेल्टा मार्क की हुई है कि हालांकि इसका डेल्टा आंसर किसी सूरत नहीं बनता बच्चों. अब देखें कोई रिज़ल्ट आने तक कोई ग्रेस मार्क्स लगते हैं या नहीं लगते हैं. बहरहाल फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स समझाना मेरा मकसद है. यूएचएस की हरकत को तो नहीं जस्टिफाई कर सकते, मगर ये है कि हरकत एक ही सवाल में हुई है. मैं इससे खुश हूँ यूएचएस से. तो एक्चुअली इसका आंसर बनना है चार्ली. की के अंदर डेल्टा लगाया हुआ है. अब समझें बात को, किस मर्जी एस्पेक्ट से समझना, मैं इसको मोर सिंपल वे से समझाऊंगा आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. अब आप इनको पॉइंट चार्जेस भी समझकर सॉल्व कर लीजिए या कैपेसिटर की प्लेट समझकर भी सॉल्व कर लीजिए. आंसर चार्ली ही आएगा. एक ही आंसर आएगा, की वाला नहीं आएगा, चार्ली आएगा. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जी 100 न्यूटन पर कूलम. मैं आसान करने के लिए पहले ये करता हूँ कि पॉइंट चार्जेस ले लीजिए, इक्वल एंड ऑपोजिट. फ़र्ज़ करें बच्चों इस पहले चार्ज Q1 की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, और
नेगेटिव वाला उसकी वजह से भी वहाँ चार्ज नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, दोनों की वजह से ई, तो टोटल हो गई यहाँ पर 2E। अब जो पॉइंट चार्जेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है एक की वजह से जो होती है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ओके जी, तो पहले ऐसा था और वैल्यू थी 100 न्यूटन पर कूलम। अब ये किया कि दोनों चार्जेस को डबल कर दिया। बच्चों जब ये 1 वाला डबल हो जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर सेंटर में 2E आने लग जाएगी। न्यू केस, जब ये वाला डबल हो गया तो इसकी वजह से सेंटर में आने लग गई है 2E। मैं इस पे पूरा टाइम लगाऊंगा क्योंकि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बना दिया यूएचएस ने। और ये नेगेटिव वाला भी डबल कर दिया तो इसकी वजह से भी यहाँ पर आ गई है 2E। अब सेंटर में क्या हो गई, 4E हो गई। ठीक तवज्जो से सुनना, अभी आंसर सॉल्व नहीं हुआ। सेंटर में आ गई है 4E। अच्छा, पहले सेंटर में कितनी थी, 2E, अब कितनी है, 4E। तो बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितने टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स हो गई भाई। 2E से 4E हुई है, डबल हो गई। पहले 100 थी तो अब 200 हो गई। ओके, अच्छा अगला केस, आप अगर कैपेसिटर की प्लेट समझ लीजिए तो एक हाई पोटेंशियल पर है, एक लो पोटेंशियल पर है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन के मुताबिक वो होती है बच्चों सिग्मा ओवर एप्सिलन नॉट। अब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और जिसका फॉर्मूला होता है Q ओवर A, तो ये बन जाएगा चार्ज ओवर एरिया और साथ में एप्सिलन नॉट। अब अगर दोनों चार्जेस डबल कर दें तो यहाँ सिंपली 2 लग जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी पता चल रहा है कि डबल हो जाएगी। इसी तरह बच्चों आप E इक्वल टू एफ ओवर क्यू से भी करके देखें। मैंने नंबर ऑफ वे से करके देख लिया जो मुझे लगा कि आपको समझाने चाहिए, जिस तरह से वो आपके सामने 2 स्टाइल प्रेजेंट कर दिए हैं। तो अब पता नहीं क्या बनता है, यूएचएस कैसे ट्रीट करती है। फिजिक्स के मुताबिक इसका आंसर चार्ली बनता है। सो 138 का आंसर फिजिक्स के मुताबिक चार्ली, यूएचएस के मुताबिक डेल्टा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 139। इफ अ प्लास्टिक शीट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2.5 है इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में कुछ फोर्स होगी, जब डाइलेक्ट्रिक आया फोर्स उतने टाइम्स कम हो जाएगी। आप जानते हैं कूलम्स लॉ से फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम इज इक्वल टू फोर्स in the presence of vacuum divided by epsilon r, यानी कि relative permittivity। तो जो कि इस वक्त वैल्यू हमें गिवन है एप्सिलन r की, वो है बच्चों 2.5, इसलिए न्यू फोर्स 2.5 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। सो 139 का आंसर बीटा है, 139 का बीटा है। क्वेश्चन 140 पर आते हैं। आफ्टर 3 हाफ लाइव्स रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल। बच्चों कितना ओरल सा है, पहले ओरली कर लें। चलो रिमेनिंग सैंपल, एक हाफ लाइफ गुजरेगी 1/2 रह जाएगा, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी 1/4 रह जाएगा, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी 1/8 रह जाएगा। चार्ली आंसर है 1/8। कैलकुलेशंस में देख लीजिए, रिमेनिंग सैंपल होता है 1/2 रेज टू द पावर n इंटू ओरिजिनल सैंपल। अब जो पावर n है इसका मतलब होता है कि कितनी हाफ लाइफ गुजर गई, तो इस वक्त 3 हाफ लाइफ गुजर रही हैं। सो आंसर इज 1/8। तो 140 का आंसर बना चार्ली। क्वेश्चन 141 क्लास। If the horizontal range of a projectile becomes half of the maximum possible range, तो angle of launching क्या होगा।
देखें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला ये हमने क्लास में जिन बच्चों ने पढ़ा इतनी बार पढ़ा कि उनको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बन चुका होगा। VI² ओवर G इंटू साइन 2 थीटा होता है। अब क्योंकि मैं मुखातिब हूँ सब बच्चों से, सिर्फ उनसे तो नहीं जिन्होंने क्लास में पढ़ा है, साइन 2 थीटा, इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्लास देखें होना ये चाहिए कि अब हमने ये देखना है कि रेंज जो है ये मैक्सिमम का हाफ होनी चाहिए। तो रेंज हाफ होने के लिए, रेंज हाफ क्या पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम्स हाफ, जी हाफ पूछा है। तो रेंज हाफ तब होगी क्लास अगर ये सारे साइन 2 थीटा का आंसर 1/2 हो जाए। अब सोचना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो खुद ही रेंज मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी, क्योंकि VI² ओवर G जो है ये तो मैक्सिमम रेंज है, ये 45 डिग्री पर आती है। अच्छा जी, तो साइन 2 थीटा 1/2 हो जाना चाहिए। अब देखें साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब बच्चों ज़रा ये सोचो, साइन इनवर्स 1/2, बच्चों ये सोचो कि साइन कितने डिग्री पे आंसर 1/2 देता है, तो वो 30 डिग्री पे देता है। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हुआ 30 डिग्री। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री क्लास, 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा अलग करना है, तो ये जो 2 है ये 30 के नीचे ले आइए, तो 30/2 थीटा बन जाएगा, थीटा बन जाएगा 15 डिग्री 30/2 से। तो 15 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम का हाफ होती है, 141 का अल्फा आंसर है। क्वेश्चन 142 पर आते हैं जी। ये भी थोड़ा तवज्जो तलब सवाल है बच्चों, ध्यान से आपने इसको समझना है। In an ideal transformer, if primary voltage is doubled, VP डबल हो गया है, and turns ratio remains same। बच्चों ये है इसका की पॉइंट, ये सवाल अच्छा लगा। टर्न्स रेशियो रिमेन सेम, पावर रिमेन सेम नहीं है, उसके ऊपर और आंसर आना है। टर्न्स रेशियो रिमेन सेम है और हमने प्राइमरी वोल्टेज को डबल कर दिया, तो अब ये देखना है कि सेकेंडरी के करंट को क्या होगा। क्लास अगर हम एक सर्किट को डबल वोल्टेज दे देते हैं तो उसमें से करंट भी डबल हो जाता है, अगर पावर कांस्टेंट ना हो तो, क्योंकि पावर का तो फॉर्मूला है ना VI। तो अगर तो पावर कांस्टेंट रखनी हो फिर तो जो है अगर वोल्टेज डबल करते हैं तो करंट हाफ हो जाता है, तो इसलिए ये कांस्टेंट पावर का केस नहीं है, ये टर्न्स रेशियो कांस्टेंट का केस है। अच्छा, V = IR से क्लास अगर हमने वोल्टेज डबल कर दी तो प्राइमरी का करंट डबल हो जाएगा ना, प्राइमरी की वोल्टेज डबल हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी का करंट है ये भी डबल हो चुका है। अच्छा, अब ज़रा टर्न्स रेशियो वाले फॉर्मूला से देखते हैं कि IS के साथ क्या होगा। IP ओवर IS इज इक्वल टू टर्न्स रेशियो यानी कि NS ओवर NP। अच्छा, अब टर्न्स रेशियो तो कांस्टेंट है, तो बच्चों ये IS को राइट साइड पर ले आएंगे आप, तो क्या पता चलेगा कि IS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP। अगर IP डबल हो रहा है तो उसकी वजह से IS भी डबल हो जाएगा, इसका आंसर अल्फा है। ये ठीक लगा हुआ है यूएच, बस वो एक में प्रॉब्लम था, बाकी ठीक लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 पर आते हैं। रुक जाओ। एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू कितनी रेवोल्यूशन। दो तरीके हैं बच्चों, आप एक तो सर्कल से चेक कीजिए,
एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को 4 टुकड़ों में काटें तो एक टुकड़ा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन, तो 143 का आंसर हुआ अल्फ़ा। दूसरा रास्ता, डिग्री से अगर आपने रेवोल्यूशन बनाने हैं तो आप जानते हैं ये, अच्छा सुने तवज्जो से, 1 रेवोल्यूशन जो होता है ये 360 डिग्री होता है ना, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/360 रेवोल्यूशन। अच्छा, अब दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड पे आ गया 90 डिग्री और लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 90/360। तो 90/360 में क्लास 0 ख़त्म करें, फिर 9/36 1/4 बना, तो ये जी 1/4। ये है क्लास सेकंड मेथड। आपको पहले से ही चेक कर लेना चाहिए था, मगर मेरा मकसद समझाना है तो मैं हर पॉसिबल वे से बात करूँगा। 144, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अल्फा आंसर है, ये तो डेफिनेशन हुई ना बच्चों कि जितनी देर में आधा सैंपल डिके कर जाए। 144 का भी आंसर अल्फा है। 145 पर आते हैं, अर्थ रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सन। ये साइड इंफॉर्मेशन है बुक 1 के अंदर, चार्ली आंसर है। 146 पर आते हैं, अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू। पहले देखो एंगल पर 2 सवाल आ गए, पहले डिग्री से रेवोल्यूशन, अब डिग्री से रेडियन। तो 90 डिग्री का मतलब होता है π/2 रेडियन। 146 का आंसर बीटा है क्लास। अच्छा, इंफॉर्मेशन बेस समझें, लेकिन कैलकुलेट करना चाहें तो मैं ज़रूर लिखूँगा। बच्चों 90 है ना, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है π/180 के साथ, तो ये रेडियन बन जाते हैं। तो ये देखो ये बना 1/2 यानी कि π/2 रेडियंस बन गए। और अगर हमने डिग्री बनाने होते तो मैं 180/π के साथ मल्टीप्लाई करता। 147 क्वेश्चन 47, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। नथिंग टू डिस्कस, नथिंग टू सॉल्व। चैप्टर 3 में बुक की लाइन है। 147 का आंसर बीटा है। क्वेश्चन 148 पर आएंगे हम, दिख जाए ना पहले, चलो ऐसे। 148, द बेलमर सीरीज अपीयर्स इन। अकेली सीरीज है जो विजिबल रीजन में आती है, डेल्टा आंसर है, ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड आंसर है। 148 का था डेल्टा। 149, ए बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर विद अ सर्टेन वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एंगल ये नहीं बताया 0 90 बस सर्टेन। इफ एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड, यानी कि प्रॉपर प्रोजेक्टाइल की कंडीशंस हैं, देन एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी। पते की बात है बच्चों, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है और वेलोसिटी 0 नहीं होती, इक्वल टू Vx हो जाती है, नॉट इक्वल टू 0। हाँ, मिनिमम ज़रूर होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर Vy क्योंकि 0 हो चुका होता है, इसलिए मिनिमम ज़रूर है, 0 नहीं है। सो मिनिमम बट नॉट 0, डेल्टा आंसर है जी 149 क्वेश्चन का। 150, अ कैनन। अच्छा चलो 149 तक, 150 फिर दोबारा। क्वेश्चन 150 क्लास, अ कैनन इज प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है। व्हेन इट फायर्स अ शेल द कैनन मूव्स बैकवर्ड। एक्शन एंड रिएक्शन का केस है। 150 का आंसर चार्ली है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता तो उसको भी कह लेते। जस्ट लाइक द बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, वही केस है ये। 151, if the surface charge density of infinite sheet increases by 25%, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बतानी है। गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है बच्चों σ/2ε0। अच्छा, अब ये देखें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितने टाइम्स एक चीज़ बढ़ रही है उतने टाइम्स ही दूसरी चीज़ बढ़ जानी है। अगर ये इंक्रीज कर रही है 25% सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी 25%। 151 का आंसर अल्फा है, बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ये वो अगर ये होता ना कोई रेसिप्रोकल का या स्केयर का केस, तो वो आपने एक फॉर्मूला याद रखा हुआ है परसेंटेज वाला, हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है उसकी एहतियातन। नौबत नहीं आई, लेकिन देखो इस तरह से आ गई है, नौबत इस तरह से आई है, इन अ सिंपल वर्जन आई है। 152 क्वेश्चन पर आते हैं। 152 भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज थ्रू ए पाइप दैट बिकम्स नैरोअर इन वन सेक्शन। एक पाइप है, कहीं से नैरो हो जाता है। अब जहाँ से ये नैरो हो जाता है वहाँ से गुजरने वाला जो फ्लूइड है उसकी स्पीड बढ़ जाती है नैरो पोर्शन से, और स्पीड बढ़ जाने की वजह से बर्नौलीज इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर कम हो जाता है। मेंटेन क्या रहा वो जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक एरिया इनटू स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, जो कि वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, वॉल्यूम ओवर टाइम होता है। अब वो नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। वॉल्यूम जो होता है आप जानते हैं मैस ओवर डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम की जगह मैस ओवर डेंसिटी लिखो, और मैस फ्लो रेट कांस्टेंट है क्योंकि डेंसिटी तो वैसे ही कांस्टेंट है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लगती ही आइडियल फ्लूइड्स पर है, आइडियल फ्लूइड्स तो होते ही इनकम्प्रेसिबल हैं। सो मैस फ्लो रेट कांस्टेंट रहेगा, इसमें ये बेस्ट ऑप्शन है। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहना, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहना है। अगर डेल्टा में होता है ना वॉल्यूम फ्लो रेट, तो वो इससे भी अच्छा आंसर होता। 153 पर आते हैं जी। इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंटर्स द नैरो रीजन। ये जैसे ऊपर वाला केस था, ये देखो नैरो रीजन में अगर फ्लूइड एंटर हो रहा है स्पीड बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। स्पीड क्यों बढ़ गई? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया कम स्पीड ज़्यादा। प्रेशर को क्या हुआ? बर्नौलीज इक्वेशन, स्पीड बढ़ गई तो प्रेशर कम हो गया। तो 153 का आंसर बीटा है, हाई वेलोसिटी लो प्रेशर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 154 पर। द कर्व्ड शेप ऑफ एयरप्लेन विंग। देखो ये जो न्यूली ऐड हुआ है फ्लूइड डायनामिक्स का पोर्शन, उसमें से जी भर के सवाल दिए मैं। ये जी एरोप्लेन के विंग का क्रॉस सेक्शन एरिया है, नीचे से फ्लैट होता है ताकि एयर की स्पीड ज़रा स्लो रहे, स्ट्रीमलाइन दूर दूर रहें, और ऊपर की तरफ से कर्व्ड है ताकि स्पीड बढ़े और स्ट्रीम लाइंस करीब करीब आ जाएं। जब ऊपर से स्ट्रीम लाइंस करीब करीब आ जाएंगी, ओवरलैप नहीं करेंगी, करीब करीब आ जाएंगी, तो ऊपर स्पीड बढ़ गई है, स्पीड ज़्यादा हो गई है एयर की, तो प्रेशर कम हो गया है। नीचे प्रेशर ज़्यादा है इसलिए अपवर्ड पुश मिल जाएगा। तो 154 में बीटा आंसर है लोअर प्रेशर ऑन द टॉप and high pressure at the below of the wing, so beta इसका आंसर था। 155 the protons in the nucleus of an atom do not exit। प्रोटॉन रिपेल क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोमिनेंट हुई है कूलम्स फोर्स से। कूलम्स फोर्स आप कह सकते हैं कि इन द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियस एक्ट नहीं करती, या यूं कह लें कि अगर रिपलियन होनी भी है प्रोटॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिकली, तो कूलम्स फोर्स बहुत वीक है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेचर की सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो तमाम न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा रखती है, वो इसको बाहर नहीं जाने दे रही। क्वेश्चन 156 55 का आंसर क्या था जी? डेल्टा था, लिखा नहीं मैंने। 156 पर आते हैं, उसका भी आंसर डेल्टा है। मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू आउटर स्पेस बिकॉज हैव लो स्पीड इन वैक्यूम। भी मैकेनिकल तो वैक्यूम में चल ही नहीं सकती जैसे साउंड है। डिस्पर्स इन स्पेस ड्यू टू लॉन्ग वेवलेंथ। नहीं, लॉन्ग वेवलेंथ होती है मगर उसकी वजह से डिस्पर्शन नहीं हो रही। इन्हें मीडियम चाहिए था, वो नहीं मिला, मसला ये है।
lose frequency in the absence of air, no. lose transmission without interacting particles, क्योंकि यहाँ ऑसिलेशन के साथ नेक्स्ट पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसफर होती है। 156 का आंसर है बच्चों डेल्टा। 157 टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इक्वल्स टू ईएमएफ, चैप्टर 13 टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ माइनस आई आर होती है। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? अगर तो करंट ज़ीरो हो जाए या इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। नो करंट फ्लोज, अल्फा आंसर होना चाहिए जी इसका। 157 जी अल्फा आंसर है बच्चों, बाकी रॉन्ग है। देखें करंट मैक्सिमम, फिर तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी कम हो जाना है। इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, नो इम्पॉसिबल। इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए फिर हो सकता था। लोड रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई, लोड रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाने से तो टर्मिनल वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर भी तो होती है ना, उससे नहीं बनेगा। क्वेश्चन 158 पर आते हैं। A loop moves towards a stationary magnet, फ्लक्स चेंज होगी, करंट इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। वो इंड्यूस करंट अपनी कॉज को अपोज करेगा। तो जौन सा अगर नॉर्थ पोल यहाँ है और ये रिंग करीब आ रहा है तो रिंग भी अपना नॉर्थ बना लेगा, वो इस पास आने को अपोज करेगा, पास आने को अपोज करेगा। 158 का आंसर बनता है बीटा। ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच अकॉर्डिंग टू विच लॉ बच्चों? अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ऐसा होगा, बीटा आंसर है। क्वेश्चन 159 द एनर्जी ऑफ SHM डिपेंड्स अपॉन, टोटल एनर्जी होती है बच्चों हाफ के एक्स नॉट स्केयर, यानी एम्पलीट्यूड के स्केयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो डेल्टा आंसर होना चाहिए 159 का जी, डेल्टा एम्पलीट्यूड डेल्टा आंसर है। 160 द वेव्स दैट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑर्डर आपको याद हो, चैप्टर 16 में भी बना है, चैप्टर 19 में भी बना है। मोस्ट एनर्जेटिक गैमा रेज हैं, चार्ली आंसर है। इंफॉर्मेशन बेस्ड, उनकी पेनिट्रेशन फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है, उनकी वेवलेंथ मिनिमम है, मोमेंटम भी उनका मैक्सिमम है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 161 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन हीट फ्लोज इनटू अ सिस्टम, तो पॉजिटिव हो गया जी Q एंड नो वर्क इज डन, तो फर्स्ट लॉ डेल U प्लस W होता है। अब W नहीं है तो जितनी हीट देंगे उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीज। 161 का आंसर 161 का आंसर अल्फा है। 161 का आंसर अल्फा है, क्योंकि वर्क नहीं हो रहा ना। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन 162 पर आते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज मेड 4 टाइम, देखो कोई स्ट्रेचिंग का लफ्ज़ नहीं है, हमने इसकी बड़ी प्रैक्टिस कर रखी थी। अगर स्ट्रेचिंग से 4 टाइम बढ़े या वैसे 4 टाइम, तो स्ट्रेचिंग नहीं है। ओरिजिनल लेंथ रेजिस्टेंस बिकम्स, तो रेजिस्टेंस होती है क्लास रो रेजिस्टिविटी एल लेंथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, इस तरह से जी रो एल ओवर ए। अब लेंथ अगर 4 टाइम्स बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स ही बढ़ जाएगी, डेल्टा इसका आंसर है। अगर स्ट्रेचिंग से लेंथ 4 टाइम करते तो रेजिस्टेंस ने 16 टाइम्स होना था, और वो ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन 160 कौन सा किया? 2, इसका आंसर है बच्चों, नहीं हमने भी 162 किया है ना, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर था डेल्टा। फिजिक्स का पोर्शन मुकम्मल हुआ। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, उम्मीद है आपके अच्छे स्कोर आएंगे, अच्छे मेरिट बनेंगे। गुड लक।